नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। एज यूजुअल सबसे बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं बीपीएससी के रिगार्डिंग। घर बैठे बैठे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, उस दृष्टिकोण से जो भी संभव होता है ऑनलाइन मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। तो आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी स्पेशल होगा। हर दिन का ही वीडियो स्पेशल होता है। आंसर राइटिंग से संबंधित चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आपको एक आइडिया तो कम से कम मैं दे ही दूंगा कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जाती है, कैसे शुरू करें लिखना, और कंटेंट कहाँ से लाएं और कब से शुरू करें लिखना। सबसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप आज पढ़ना शुरू किया और आज ही से आप आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम सभी पर मौजूद हैं और इसी नाम से मौजूद हैं, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस। कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर 2 पेज है, एक मेरा अपने नाम से है और एक चैनल का है। दोनों में से किसी पर भी आप जुड़ सकते हैं। मैसेज जब भी करते हैं तो थोड़ा सा वेट किया कीजिए, क्योंकि जनरली मैं नहीं खोलता हूँ, समय नहीं होता है। तो जब भी खोलता हूँ तो आपको रिप्लाई दे दूँगा। फेसबुक पर भी हैं हम, और अपडेट के लिए वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर एक और अपना चैनल है, स्टडी फॉर ज्ञान, जिस पर आज भारत और मालदीव का संबंध का वीडियो अपलोड होगा। आईआर के वीडियो, आपके पीटी आपके मेंस एग्जामिनेशन वहाँ सवाल पूछे जाते हैं लिखने के लिए। भारत और मालदीव के बीच में अभी कुछ संबंधों के उतार चढ़ाव का दौर देखा जा रहा है। वहाँ पर इलेक्शन हुआ है उसके बाद को लेकर, तो उस पर हमारा डिटेल एनालिसिस वीडियो होगा। स्टडी फॉर ज्ञान जो चैनल है उस पर थोड़ी सी स्वतंत्रता के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम पर भी अपना इसी नाम से चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। लेकिन जुड़िए ज़रूर, क्योंकि आपको अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। चलिए सवाल पहले देखते हैं क्या है। कल एक बच्चे ने ग्रुप में भेजा था और ये सवाल है, ये यूपीएससी का सवाल है। इस बार जो अभी सितंबर महीने में मेंस एग्जामिनेशन हुआ है यूपीएससी का, उसमें ये सवाल पूछा गया है। आप इस सवाल के बाद मैं पढ़वाता हूँ आपको, उसके बाद इसके आंसर पर भी लेके चलूँगा। कुछ बच्चों ने आंसर लिखा है तो उनके आंसर का ज़रा पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे क्या है उसमें कमियां और किस प्रकार से आप सुधार करके लिख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो ख़त्म होते होते आपको ये आइडिया तो लग ही जाएगा कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग किया जाता है और क्या क्या ज़रूरी होता है उसके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे होते हैं। दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। ये यूपीएससी का ही सवाल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल व्यवहारिक सवाल है, रियलिस्टिक सवाल है। मतलब जो आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं या आप खुद फील जो करते हैं। आप अगर लड़के होंगे तो आप ये फील करते होंगे कि आप पर अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर आप लड़की होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी सारी बंदिशें होती हैं हर चीज़ को लेकर। तो उसी के बारे में सवाल पूछा गया है ये। अब इस सवाल को जब भी मैं पढ़वाता हूँ या जब भी मैं लिखवाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो छोटा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। जब भी मैं लिखवाने की कोशिश करता हूँ मैं बोलता हूँ कि हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो कम से कम 2 बार पढ़िए, जिससे उसको पढ़कर आपके दिमाग में एक छवि बन जाए, आपके दिमाग में एक पूरा मैप बन जाए कि किस प्रकार से हमें इसके आंसर को कवर करना है। और कीवर्ड को घेरना है हमेशा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। कीवर्ड्स को अपने आपको देखना पड़ेगा कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं इस आंसर में, सवाल में, क्योंकि बिना कीवर्ड्स देखे आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड के इर्द गिर्द ही आपका सवाल का आंसर जो है वो घूमना चाहिए। कीवर्ड से अगर आप भटक रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो अच्छा होने के बावजूद आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। दिखने में अच्छा होगा, आप लिख के भी आएंगे संतुष्ट होकर, लेकिन उसमें मार्क्स कम मिलते हैं आपको। कीवर्ड्स देखिए क्या है, लड़कियाँ बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के, यानी कि बंदिशे का मतलब होता है बहुत सारे उन पर क्या करना है क्या नहीं करना है, पहरेदारी एक तरह से होती है। अपेक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, के बोझ तले दबे हैं। दोनों ही समान रूप से, अगला कीवर्ड क्या है, समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। यानी कि जो कह रहा है, जो क्वेश्चन पूछना चाहिए उसमें बोल रहा है कि लड़कियों के लिए जितनी बंदिशें उनके लिए हानिकारक होता है उनके संपूर्ण विकास के लिए, उतना ही ज़्यादा लड़कों से अपेक्षा करना भी हानिकारक होता है उनके संपूर्ण विकास के लिए। और ये दोनों ही हानिकारक व्यवस्था है, इसके बारे में आपको लिखना है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि सवाल का मूल भावना क्या है। क्या ये किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है? नहीं, किसी किताब में आपको मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस सवाल को आखिरकार कहाँ से तैयार किया जाए? कहीं से भी आप इनको तैयार करके नहीं जा सकते। ऐसे सवाल आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यूपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो आपको तो आदत होगा ऐसे सवालों को सामना करने का। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो पिछली बार अगर आपने पेपर देखा होगा 68वीं का और 67वीं का भी,
तो दोनों में इस तरह के कुछ ऐसे सवाल पूछे गए थे जो कहीं भी किसी भी किताब से संबंधित नहीं होते हैं, उनको अपनी सोच और समझ के आधार पर आपको लिखना होता है। ये भी उसी तरह का सवाल है। आप अपने आस पड़ोस की चीज़ों को कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, आप अपने मनोभाव को कितना अच्छा शब्द के रूप में लिख पाते हैं, बस उसी के आधार पर ये सवाल लिखा गया है, उसी के आधार पर लिखा भी जाएगा। अब सवाल पर थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ पर चलेंगे, इसके आंसर पर। मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिएगा। क्या डिस्कस करना है, देखिए बीपीएससी की मैं रिगार्डिंग अभी डिटेल में बात कर रहा हूँ। बीपीएससी में दो तरीके के सवाल आते हैं, एक होता है शॉर्ट आंसर टाइप और दूसरा होता है लॉन्ग। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, उसको समझिएगा। शॉर्ट आंसर जो रहते हैं सामान्य तौर पर 150 शब्दों में आपको लिखना होता है और 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। लॉन्ग में शब्द सीमा नहीं होती है, आप 4-5 पेज तक जा सकते हैं इसको लिखते हुए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब सुनिए शॉर्ट का कैसे लिखा जाता है। जब भी आप शॉर्ट आंसर लिखते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है, इससे ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में समय बर्बाद कराएंगे। शॉर्ट आंसर जब भी लिखा जाता है तो इसके इंट्रो में एक लाइन लिखिए, बस बात ख़त्म। या यहीं से शुरू कर सकते हैं कि निम्नलिखित रूप से है अपना जवाब वगैरह वगैरह, जो भी आप इंट्रो में लिखना चाहिए। एक लाइन का इंट्रो, शॉर्ट आंसर में एक लाइन का इंट्रो लिखना है। बाकी ऐसे एरो बनाकर आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, एरो बनाकर पॉइंट्स में, या आपकी अपनी क्रिएटिविटी है उसमें लिख सकते हैं। पैराग्राफ में कभी भी आंसर राइटिंग अब आपको नहीं करना है तब तक जब तक कोई नितांत ज़रूरी ना हो। पैराग्राफ में आपको लेख लिखना है, आंसर राइटिंग कभी भी पैराग्राफ में अब नहीं करना है, क्योंकि समय बचेगा आपका, चेक करने का वाले को भी आसानी होती है और मार्क्स भी आप अच्छे उठा पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, हमेशा एरो बनाकर पॉइंट वाइज में आंसर लिखने की कोशिश करना है। क्रिएटिविटी आपकी अपनी होगी। इंट्रो जो होना चाहिए वो 2 लाइन का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 लाइन। उससे आगे बढ़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, महापाप की श्रेणी में आ जाता है वो। 1 लाइन का बस हमें इंट्रो लिखना है शॉर्ट आंसर में, क्योंकि समय नहीं होता। 3 घंटे में वहाँ पर आपको 20 सवाल लिखने होते हैं GS2 के पेपर में, जिसमें 15 सवाल शॉर्ट आंसर के होते हैं और 5 सवाल लॉन्ग के होते हैं। यकीन मानिए यूपीएससी के मेंस में जितना लिखना होता है उससे ज़्यादा लिखवाते हैं ये GS2 पेपर में आपसे, ठीक ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट आंसर में इंट्रो लिखने में समय बर्बाद नहीं करना है, 1 लाइन का इंट्रो लिख के आगे बढ़ जाना है। लॉन्ग आंसर पर आते हैं आप। लॉन्ग आंसर में क्या करना है, लॉन्ग आंसर में आप 4-5 लाइन का इंट्रो लिख सकते हैं आराम से। फिर आप शब्द जो कीवर्ड पकड़ते हैं उन कीवर्ड के सहारे खूब जितने अच्छे मन तरीके से लिखना हो आप लिख सकते हैं। खुली छूट होती है कितना लिखते हैं आप, 4 पेज 5 पेज तक आप ले जा सकते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में ये सभी के साथ होता है, जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा कि जो सवाल आपको खूब अच्छे से आ रहा है तो उसको बच्चे 5 पेज तक ले जाते हैं, जो उतना अच्छा नहीं आ रहा है ठीक है उसको 3.5 पेज 4 पेज तक निपटा देते हैं। ये सभी के साथ होता है, तो ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। निष्कर्ष जब लिखते हैं लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल में, जब भी निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष भी थोड़ा सा 4-5 लाइन का होना चाहिए। जबकि शॉर्ट आंसर में इंट्रो और निष्कर्ष में हमें समय बर्बाद करना ही नहीं है, 1-1 लाइन का लिखना है, मुख्य हिस्से पर ही फोकस करना है हमें। ये चीज़ ध्यान में हो गया, इसमें तो कोई नहीं हो ऐसा चीज़ है कि समझ में नहीं आया हो, ठीक ना। लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर दोनों को कोशिश करना हमेशा पॉइंट में लिखने का। या पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 3-3 लाइन का बस पैराग्राफ होना चाहिए, 3 लाइन का यहाँ पर पैराग्राफ, 3 लाइन का यहाँ पर पैराग्राफ, फिर 3 लाइन का यहाँ पर पैराग्राफ, इस प्रकार से लिखना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ऐसे को हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाता है, निबंध को आप हमेशा पैराग्राफ में लिखेंगे, लेकिन आंसर राइटिंग कोशिश किया कीजिए कि पॉइंट बनाकर लिखें। मैप हो तो मैप बनाइए, डायग्राम पॉसिबल हो तो डायग्राम बनाइए, कुछ क्रिएटिव तरीके जैसे ऐसे घेरा बनाकर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट कुछ ऐसे लिख सकते हैं, या 1 पॉइंट 2 पॉइंट तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव जो आंसर खोलने पर पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगे, हाँ लगे कि इसने कुछ अच्छा लिखा है। ये चीज़ क्लियर हो गया फॉर्मेट को लेकर। अब चलते हैं इस सवाल के आंसर पर। अब आपने भी कुछ मन में सोच ही लिया होगा कि इसका क्या आंसर लिखना है क्या नहीं, लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो अभी आंसर चेक नहीं करता हूं क्योंकि उतना समय नहीं रहता, पहले मैं चेक करता था, लेकिन आप इसको लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे होता है तो। ओके, देखते हैं कि कुछ बच्चों ने क्या लिखा है। जिनका कॉपी है बुरा नहीं मानेंगे, चेक कर रहा हूँ, सुधार कर लेंगे। लड़कियाँ बंदिशों के तरह, लड़के अपेक्षा के बहुत तले दबे हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएँ हैं। अब देखिए इन्होंने शुरुआत क्या किया है, देखिए इनका इंट्रो है इतना बड़ा इन्होंने इंट्रो लिखा है, जो कि क्या है, गलत है। इतना हमें समय बर्बाद करना ही नहीं है वहाँ पर, लेकिन पहला आंसर राइटिंग था इनका, इसलिए बहुत अच्छा किया है। यकीन मानिए आंसर में क्या लिखा है ये मायने नहीं रखता है, प्रयास मायने रखता है। प्रयास के लिए इन्होंने जितना अच्छा लिखा है बहुत अच्छा लिखा है।
आप भी प्रयास कीजिए। अगर पहली बार लिख रहे हैं तो आंसर पहली बार लिख रहे हैं तो कुछ गलत होता ही नहीं है। मैंने क्या बोला, इस आंसर में कुछ गलत है ही नहीं। अभी मैं चेक करूँगा तो होगा भी कुछ गलत तो भी वो क्षम्य हो जाएगा, क्योंकि पहली बार लिखा, पहली बार प्रयास ही देखा जाता है। धीरे 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 पढ़ के लिख के सुधार हो जाएगा, ठीक ना। पहली बार में कोई टॉपर वाला आंसर नहीं लिखता है, सुधार करके होता है। जब आप 100 आंसर लिखेंगे तब 101वां आंसर हो सकता है आपका कि बहुत अच्छा हो, 10 में से 5 नंबर आपको मिल जाए। जब आप शुरुआत करते हैं तो मैं कह रहा हूँ एवरेज मार्किंग जो सिविल सर्विसेज वगैरह में होता है तो 10 में से 2 नंबर 3 नंबर, जिसको 5 नंबर मिल जाता है वो तो टॉपर बन जाता है सिविल सर्विसेज। 10 नंबर के सवाल मैं कह रहा हूँ। अगर 30 नंबर का सवाल है तो एवरेज मार्किंग 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर, और किसी किसी को 15 मिल जाता है। 15 जिनको मिलता है वो टॉप कर जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं। सवाल आपने पढ़ा, सवाल में कहीं पर भी ये दिया हुआ है कि दोनों में भेदभाव, लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है? कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। इसमें तो बताया गया है सवाल की मूल भावनाओं को, इसलिए 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सवाल में तो बताया गया है कि दोनों को ही कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सवाल में तो भेदभाव की बात ही नहीं की गई है। सवाल में कहीं पर भी भेदभाव की बात नहीं की गई है। कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है कि लड़के लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, कुछ नहीं लिखा है। सवाल में तो लिखा है कि दोनों की कुछ समस्याएं होती हैं जिनको सामना करना पड़ता है। दोनों को, हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था है जिससे गुजरना पड़ता है, यही तो लिखा है। भेदभाव की तो बात की ही नहीं है। प्राचीन समय से ही समाज में स्त्री और पुरुष के बीच जाति धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव की प्रथा चली आ रही। बिल्कुल गलत, इससे कोई लेना देना ही नहीं इस सवाल का। प्राचीन समय से चली आ रही होगी जाति धर्म के आधार पर। स्त्री पुरुष में कैसी भेदभाव है? स्त्री पुरुष में तो स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव रहा है, हमेशा लैंगिक भेदभाव रहा है। महिलाएं तो महिलाएं होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। पुरुष तो पुरुष होते हैं। पुरुष और स्त्री के भेदभाव जो होते हैं वो किसी धर्म आधारित थोड़ी ना होते हैं। वो तो केवल और केवल लैंगिक आधार पर होता है कि पुरुषों को समाज में थोड़ा सा अधिक वर्चस्व होता है और महिलाओं को कम वर्चस्व होता है। तो यहाँ पर तो इस चीज़ का कोई बात ही नहीं है। इस सवाल में इसका कोई बात नहीं है। और प्राचीन काल से अगर धर्म, पुरुष और महिला के बीच भेदभाव है भी तो जाति धर्म के आधार पर नहीं है, वो तो लैंगिक आधार पर है केवल और केवल। ये चीज़ समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़े। यह भेदभाव विभिन्न तरीकों में प्रकट होता है, जैसे कि समाज में लड़कियों को बंदिशों और लड़कों की अपेक्षा के बोझ के तहत दबा देना। इस प्रतिष्ठित सामाजिक व्यवस्था का यह क्या लिखा है इन्होंने, मुद्दा है और इसका सामाजिक, मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभाव होता है। ठीक है, होता है दुष्प्रभाव, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा था, जाति धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव स्त्री पुरुष में होता है। स्त्री पुरुष में जाति धर्म का आधार भेदभाव नहीं होता, केवल और केवल लैंगिक आधार पर भेदभाव होता है। अगला क्या लिखा इन्होंने, लड़कियों को बंदिशों के तहत दबा देना समाज में एक सामाजिक परंपरा है जिसका मूल कारण पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में छिपा होता है। इसका असर यह है कि लड़कियों को उनकी स्वतंत्रता और विकास की सीमाएं तय करके उन्हें पढ़ाई, सीखने और सशक्तिकरण का अधिकार नहीं मिलता है, जिससे समाज में एक समर्पित भू निर्वाचन, उपयोगिता और विकास का अभिवादन करना चाहिए। तो पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, मैं सही से पढ़ा नहीं जा रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस आंसर को पढ़ा, ठीक है, इनका प्रयास अच्छा था, लेकिन इस आंसर का कुछ भी इस सवाल से लेना देना है क्या? आप मुझे बताइएगा। नहीं है, कोई भी सवाल से आंसर का कोई लेना देना नहीं है। सवाल में भेदभाव की बात नहीं की गई है, सवाल में समस्या की बात की गई है। समस्या अलग होता है, डिस्क्रिमिनेशन अलग होता है, भेदभाव अलग होता है और समस्या अलग होता है। इसमें ये बताया गया है कि लड़कों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो क्या करेंगे, वो लीड करेंगे हर चीज़ में। एक अपेक्षा तो ये की ही जाती है कि आप पुरुष और स्त्री है तो पुरुष कमाएगा, घर को संभालेगा, उसकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी, उसको समाज की जिम्मेदारी उठानी होगी, उसको अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी, उसकी अपनी इच्छाएं जो हैं वो नहीं चलेंगी। हो सकता है उसको क्रिकेटर बनना हो, लेकिन बनना उसको इंजीनियर पढ़ा हो। तो ये सब कुछ है, ये सब अपेक्षाएँ की जाती है उससे कि वो हमेशा बोल्ड दिखेगा, हमेशा वो इमोशन लेस दिखेगा, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होना चाहिए, वो रोना नहीं चाहिए। ये सब क्या है, ये सब उससे अपेक्षा की जाती है। और जबकि महिलाओं से क्या अपेक्षा की जाती है कि वो सामाजिक बंधन को स्वीकार करें, अपनी स्वतंत्रता को त्याग दें, पढ़ाई लिखाई उतना ही करें जितना घर के लोग चाहते हैं, जितना उनके पति चाहते हैं उसी प्रकार से वो रहें, उसी प्रकार के कपड़े पहनें, उसी प्रकार से बोलें, उसी प्रकार से हंसें। तो ये बंदिशें किस पर हैं? तो महिलाओं पर है। पुरुषों पर कौन सी बंदिशें हैं? तो अपनी इच्छा के ऊपर, परिवार की इच्छा को वरीयता देना, ये पुरुषों के ऊपर होता है। तो दोनों के ऊपर ही समस्या है, इसमें भेदभाव की तो कोई बात नहीं की गई है। ओके, आगे बढ़ें।
ये आंसर तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आएगा क्या गलतियां हैं। अगला जो इन्होंने आंसर लिखा है कि भारत एक राष्ट्र जो अपनी समृद्ध संस्कृति के विरासत सहस्राब्दियों से फैले इतिहास के लिए जाना जाता है, जहां लैंगिक असमानता पीढ़ियों से चली आ रही है, इसका जीता जागता साझा प्रश्न में ही निहित है। साक्ष्य लिखा है इन्होंने, साक्ष्य प्रश्न में ही निहित है। ये इंट्रो लिखने की क्या ज़रूरत थी? ये इंट्रो लिखने की क्या ज़रूरत थी? सीधा सा लिखिए कि लैंगिक असमानता की तो बात ही नहीं की गई है इसमें। इस सवाल में कहीं भी लैंगिक असमानता की बात नहीं की गई है। इसमें बात की गई पुरुष और महिला जो होते हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं समाज में, बस उसी की बात की गई है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई है, इसमें प्रॉब्लम की बात की गई है। पुरुषों को भी समाज में कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, महिलाओं को भी समाज में कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को सामना इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कुछ बंदिशें बन गई हैं। वो किस कारण से होते हैं? तो वो हो सकते हैं आपके लैंगिक असमानता के कारण। लेकिन वो समस्या तो यहाँ पर बताया गया कि पुरुषों की कुछ समस्याएं हैं, महिलाओं की कुछ समस्याएं हैं। ये हमारी दोनों जो व्यवस्थाएं हैं पुरुष और महिला के लिए बनाए हुए, ये दोनों ही नुकसानदेह हैं। तो समाज की मूल भावना तो कुछ और है। आपका इंट्रो असमानता की बात कर रहा है, असमानता की तो कोई बात ही नहीं की गई है इस सवाल में। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। व्याख्या इन्होंने यहाँ से लिखा है, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मत लिखा कीजिए, समय बर्बाद होता है आपके एग्जाम में। लड़कियों को अक्सर समाज द्वारा लगाए गए असंख्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जबकि लड़कों पर अलग प्रकृति के मांगों का बोझ होता है। ये बिल्कुल सही लिखा है, इसी को इंट्रो लिखना चाहिए था, इसी को इंट्रो लिख दीजिए। ये लाइन आपने बिना मतलब का लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। प्रयास बहुत अच्छा किया है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बार में कोई कुछ नहीं करता है, धीरे 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 सीखते सीखते आप परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपने प्रयास बहुत अच्छा किया है, प्रयास के लिए आपको भरपूर सराहना देता हूँ, बहुत अच्छा प्रयास किया है अपने। ओके, देखिए अगला क्या है। कुछ क्षेत्र जहाँ आसानी से लड़कियों पर लगे प्रतिबंधों को समझ सकते हैं। शिक्षा में असमानता की भावना, ये सही लिखा है। कम उम्र में विवाह करने की सामाजिक दबाव, घरेलू जिम्मेदारी के बोझ तले दबना, कैरियर विकल्प चुनते समय लिंग को प्राथमिकता, शारीरिक रूप से कमज़ोर समझना, सख्त ड्रेस कोड निर्धारित करना, समाज के द्वारा किया जाता है कि क्या पहनेंगे क्या नहीं। ये प्रतिबंध लड़कियों के आत्ममूल्य और समग्र कल्याण पर अस्थायी हानिकारक प्रभाव पड़ता है इसका। तो ये तो सही है भाई कि आप तरह तरह के जब आप असमानताएं लगाते हो, जब आप प्रतिबंध लगाते हो, सॉरी असमानता मैंने गलती से यूज़ किया, शब्दों को ध्यान रखिएगा लिखते समय बोलते समय। तो जब आप तरह तरह के प्रतिबंध लगाते हो महिलाओं पर, तो ये क्या होता है, उनके समग्र डेवलपमेंट पर, उनके समग्र विकास पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। इसी के कारण आपने देखा होगा कि जो अपने गांव से महिलाएं आती, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो ख़राब होती हैं, मैं कह रहा हूं कि कई बार उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, क्योंकि बचपन से ही वो जिस माहौल में रहे हैं उसमें कुछ भी करने, कुछ भी बोलने, कुछ भी कर जाने से पहले उनको 4 आदमी से पूछना पड़ता है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे उनके अंदर का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। और वहीं आप किसी भी शहरी इलाकों में आओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा दिखता है। मैं पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बौद्धिक स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, है ना, शारीरिक मानसिक कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपको मैं क्या बता रहा हूँ, डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये प्रतिबंध जो होता है वो हानिकारक होता है। अब इनका अगला पॉइंट देखते चलिए। इनका पॉइंट तो सही था भाई, इसको तो अच्छे नंबर दिए जा सकते हैं, पॉइंट सही है। अगला देखिए क्या लिखा इन्होंने, और तथा इस विचार को पुष्ट करते हैं कि लड़कियां स्वाभाविक रूप से लड़कों की तुलना में कमज़ोर या कम सक्षम हैं, जो लैंगिक असमानता कायम करती हैं। ठीक है, इन्होंने सही बोला है। लड़कों की अपेक्षा के तले दबे होने के प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे समाज में विद्यमान है। भावनात्मक दमन, ये तो सही है कि पूरा समाज कोशिश करता है बचपन से ही कि इनके अंदर का, लड़कों के अंदर का इमोशन जो है वो मर जाए। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सुना भी होगा आपने। प्रतिस्पर्धात्मक सोच होता है उनका, हमेशा दूसरे लड़कों से आगे बढ़ने की एक उनमें रहता है कि पड़ोसी ने ये किया है तो तुम्हें उससे ज़्यादा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम अपने परिवार का नाक कटाओगे, है ना। जो तुम्हारे पिताजी चाह रहे हैं या जो तुम्हारा परिवार चाह रहा है उसके अलावा अगर तुमने कुछ भी किया तो परिवार का नाक कटाओगे। तो ये क्या मैं बता रहा हूँ आपको, एक प्रतिस्पर्धात्मक सोच होता है। अपनी इच्छा शक्ति का दमन करके समग्र रूप से मानना पड़ता है कि आपको ये करना पड़ेगा। पुरुषत्व का आधार रहित दिखावा, ये भी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि पुरुषत्व का आप आधार रहित दिखावा करेंगे, तो ये भी अच्छा पॉइंट है इनका। वित्तीय जिम्मेदारी, ये निश्चित रूप से ज़्यादा होता है। एक वीडियो मैंने देखा था, खान सर का ही वीडियो था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया और ये सच था। उन्होंने बताया था कि अगर कोई महिला रोज़गार प्राप्त करती है तो वो किसी रोज़गार प्राप्त पुरुष से ही विवाह करती है। ये तो सही होता है, वो कभी भी बेरोजगार पुरुष से तो विवाह नहीं कर सकती है। 100 में से 99 केस में ऐसा होता है, क्योंकि महिलाओं के लिए प्रेस्टीज का विषय होता है कि उनके पुरुष जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
एक पुरुष के लिए भी होता है कि वो जो जिस महिला से शादी कर रहा है वो अगर जॉब कर रही है तो वो कैसे जॉब नहीं कर रहा है, ये समाज उसका दमन कर देगा। लेकिन वहीं एक पुरुष जो होता है वो अगर नौकरी प्राप्त करता है तो ज़्यादा चांस होता है कि वो बेरोजगार महिला से शादी करेगा। तो ये भी सही बोला था उन्होंने, इसमें कोई गलत नहीं था। इसको आप महिला पुरुष भेदभाव पर मत ले जाइए, इसको मैं बता रहा हूँ समाज की वो रियलिस्टिक चीज़ है जो है, एग्जिस्ट करती है। भले ही आप कितने बड़े फेमिनिस्ट हो, लेकिन ये सच है, इसमें आप नहीं काट सकते हैं इसको। पुरुष के लिए प्रेस्टीज का चीज़ नहीं होता है कि जिससे उसने शादी की है उसकी नौकरी है या नहीं है, लेकिन महिला के लिए चीज़ प्रेस्टीज का होता है कि कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा है। तो ये भी क्या होता है, तो ये भी वित्तीय जिम्मेदारी जो होती है वो पुरुषों पर ज़्यादा होती है। जोखिम लेने वाला व्यवहार, घर की हर जिम्मेदारी का अनचाहा दबाव भी होता है। इस प्रकार पाबंदियां एवं अपेक्षा दोनों ही हानिकारक हैं, जिसका कारण समाज उन्नति को ओर न जाकर अवनति की ओर बढ़ रहा है। अच्छा लिखा इन्होंने, सामाजिक तनाव, भ्रष्टाचार, एक दूसरे से द्वेष की भावना, रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलना आदि इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। ये जो होता है ये भी इन्होंने सही लिखा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। शिक्षा, माता पिता की भूमिका, मीडिया प्रतिनिधित्व, सहायता, समुदाय और सरकारी नीतियाँ इन्होंने कुछ बनाया है कुछ ऐसा। लेकिन इनको जो इन्होंने समाधान दिया है, इस समाधान में कुछ एक्सप्लेन भी करना चाहिए था। अब आपको मैं बताऊं रियलिस्टिक चीज़ें थोड़ा सा, इसमें जो आंसर इन्होंने लिखा है ये सही लिखा है, कोई गलत नहीं लिखा है। शुरुआत में इंट्रो से पहले जो 2 लाइन लिखा था वो उसका कोई ज़रूरी नहीं था इसमें आंसर में। उसके बाद से ये जो लिखा है इन्होंने, इसको भी आप हटा सकते थे यहाँ से डायरेक्ट। यहाँ पर लड़कों के लिखने के बाद ये 2 लाइन बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने। उसके बाद ये समाधान पर आ जाते और समाधान में 5-6 लाइन आप लिख सकते थे और आंसर आपका समाप्त हो जाता। तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस प्रकार से लिखना है। इन्होंने अच्छा लिखा है इस आंसर को, पहली प्रयास में तो काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया, लेकिन ये सही भावना, मूल भावना समझ नहीं पाए सवाल का, इसलिए वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाए हैं। तो बस, और तो कुछ नहीं था इसमें। एक और बच्चे ने कोशिश किया, लेकिन हमें ज़्यादा प्राचीन काल, वैदिक काल इन सब में नहीं जाना है। ये सवाल आज के समय की बात हो रही, आज ही के समय की बात करनी है हमें। इन्होंने भी कोशिश की, कुछ पॉइंट सोचा है, चलिए अच्छी बात है। बहुत सारा पता नहीं क्या क्या इन्होंने सोच लिया, लेकिन इतना सारा हमें नहीं जाना है। ये सिंपल सा बात कर रहा है कि लड़के और लड़कियों पर कौन कौन से ऐसे दबाव हैं सामाजिक रूप से जिसका उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ओके, आंसर समझ गए होंगे, क्वेश्चन समझ गए होंगे किस प्रकार से लिखना है। फॉर्मेट भी मैंने दिखा दिया है आपको, कमियां बता दी है, 2 आंसर का पोस्टमार्टम भी कर दिया कि ठीक है भाई इसमें क्या कमी है, क्या आप सुधार कर सकते हैं। अब आप भी लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, देखते हैं कितना लिख पाते हैं आप। लिखने की कोशिश कीजिए, पहली बार में हो सकता है 5 पॉइंट ही लिखें, लेकिन अगली बार में आप 10 पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कॉमेंट करके। थैंक यू सो मच।